स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में कंप्लीट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन से लगभग सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अधिकतर एसएससी में जो है कि इसी से जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो चूँकि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलिए देखते हैं नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्टकट में डीपीएसपी कहा जाता है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है कि इसमें जो है कि इसका वर्णन दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है, ये जो है कि राज्य का कर्तव्य होता है। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा आयरलैंड से ली गई है, तो ये आयरलैंड के संविधान से जो है कि इस चीज़ को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। अब बात करें, नीति निर्देशक तत्व या वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जा सकते हैं, है ना। इसका जो कि ये दिया हुआ है। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्वों में पाई जाती है। केटी शाह के अनुसार यह एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। तो आप इसका डेफिनेशन भी जो कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से केटी शाह ने दिया है। नेक्स्ट बात करें, अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है ना। अम्बेडकर जी के अनुसार जो कि अनोखी विशेषता जो कि संविधान की कहा गया है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा देखें अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करें तो कह रहा है राज्य का अर्थ कानून बनाने वाली संस्था है। डायरेक्ट यहाँ पे मीनिंग दिया गया है, जैसे संसद, केंद्र सरकार, राज्य का विधानमंडल। उसके बाद देखें यहाँ राज्य की सरकार है ना, ये जो है कि सारे हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 37, कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। अब अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा, है ना। यहाँ जो राज्य का जो कर्तव्य है इसमें दिया गया है, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कर्तव्य करेगा, जैसे राज्य की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट अब बात करें अनुच्छेद 39 देखें, समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना। ये जो कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये संविधान के अनुच्छेद 39 में जो है इसका वर्णन दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करेंगे। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन जो कि इसमें वर्णन पूरा किया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, अर्थात शासन को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा। उसके बाद अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे वृद्धावस्था, बेकारी, अंगहीनता, है ना, बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम तथा वृद्धा पेंशन अनुच्छेद 41 के आधार पर चलाए जाते हैं। अब देख पा रहे हैं ना, वृद्धा पेंशन बहुत प्रचलित वर्ड है, ये जो कि अनुच्छेद 41 के तहत जो कि चलाए जाते हैं। नेक्स्ट अब बात करें अनुच्छेद 42 कह रहा है काम की न्याय संगत एवं मनोवोचित दिशाओं तथा प्रसूति सहायता। महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश, मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अनुच्छेद 43 कह रहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43 जो कि इसमें कह रहा है। उसके बाद देखें, श्रमिक वर्ग को राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराए, है ना। जैसे अभी देख पा रहे हैं जो कि नरेगा जो चलता है, इस तरह का जो कार्यक्रम है ना, यहाँ पे मनरेगा कार्यक्रम और कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 44 का बात करें, एक समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, इसके अंतर्गत क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राज्य एक समान कानून बनाने तथा एक समान लागू करें। कानूनों को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समान कानून लागू है, नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी जो है कि ये अप्लाइड हो चुका है गोवा में। अब बात करें अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करे, है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है इसे लागू कर दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं ये अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन दिया गया है। अब बात करें आंगनबाड़ी कार्यक्रम अनुच्छेद 45 के आधार पर चलाए जाते हैं। जो भी आंगनबाड़ी कार्यक्रम है वो अनुच्छेद 45 के आधार पर ही चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 46 का बात करें, राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के अर्थ तथा शिक्षा संबंधित हितों को बढ़ावा देगा। इसके बारे में देखें यहाँ कह रहा है, राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान, छात्रवृत्ति तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रही है। तो ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत जो है कि ये सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस्ड हैं। नेक्स्ट अब देखें अनुच्छेद 47 क्या कह रहा है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेगा। क्या मतलब है इसका, है ना। अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है,
लेकिन जब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और ऐसा करने से जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य प्रभावित हो जाते हैं तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। देख पा रहे हैं इस तरह जैसे अभी बिहार में जो कि ये अल्कोहलिक पेय पदार्थ यानी कि शराब जो बंदी है वो जो है कि इसी तरह का परियोजना के अंतर्गत जो है कि लागू किया गया है ना। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेगा। तो इसी के आधार पर जो है कि अभी शराब का जो कानून बना हुआ है बिहार में अभी लागू है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर बिहार में दारू बंद कर दिया गया है। अब देख पा रहे हैं यहाँ भी इससे दिया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन दिया गया है। क्या कह रहा है? राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण, कर्जा, सिंचाई, उन्नत शीतल बीजों की व्यवस्था, पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशुओं के वध और पर प्रतिबंध, है ना, भारवाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध, ये प्रतिबंध भी जो है कि इसके अनुसार लगाया जा चुका है। अब बात करें अनुच्छेद 48 क में क्या दिया गया है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। क्या है इसमें? और राज्य वनों को नष्ट होने से बचाएगा तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य अभ्यारण्य की व्यवस्था करेंगे, है ना। इसी के तहत जो कि अभ्यारण्यों की व्यवस्था भी की जाती है अनुच्छेद 48 क। अब देखें अनुच्छेद 49 क्या कह रहा है? इसमें दिया गया है राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल तथा स्थान, है ना, स्थान जैसे कंपनी बाग, ये सब जो है कि इसके अंतर्गत जो है कि इसका विकास संरक्षण किया जाएगा। खुदाई में प्राप्त वस्तुओं को राज्य नष्ट होने से बचाए, है ना, ये भी जो है कि इसका कर्तव्य है। अब आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, है ना, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 के तहत क्या करें? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि, ये अनुच्छेद 51 में जो कि दिया गया है। क्या मतलब है इसका? अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 51 में जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कि मैंने अनुच्छेद जो है कि पूरा 36 से इसमें जो कि 36 से 51 तक मैंने जो कि पूरा डिस्कशन किया है। जितने भी टॉपिक डीपीएसपी से रिलेटेड थे सारे जो है कि इसमें कवर हैं। और ये शॉर्ट वीडियो जो है कि आपको जो कि काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।